हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम डील कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसका ये थर्ड वीडियो है। तो सेकंड वीडियो में हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है चार्जिंग मेथड्स, जिसमें हमने 3 मेथड्स देखे थे, लेकिन एक्सप्लेन सिर्फ एक ही को किया था क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में भी एक ही को एक्सप्लेन किया है। 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी थी इलेक्ट्रिक चार्जेस की, जिसमें पहला था एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, दूसरा था चार्जेस कंजर्व्ड एंड तीसरा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और उसके बाद कूलम्स लॉ देखा था। कूलम्स लॉ ये बताता है कि अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। ओके। और वीडियो के एंड में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है चार्ज और मास के बीच का और इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा गया है, बोर्ड्स में आ चुका है ये। ओके, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके आंसर्स दूंगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो में जो कंटेंट हम कवर करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगेन इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो के से, और उससे पहले आपको आंसर देता हूँ मैं डिफरेंस बिटवीन का। तो चार्ज और मास में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों हो सकता है, लेकिन मास जो है वो केवल और केवल पॉजिटिव हो सकता है। ज़ीरो चार्ज उनका होगा जो न्यूट्रल बॉडीज़ होंगी। ओके, उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, इसलिए वो उनका नेट चार्ज ज़ीरो हो जाता है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि दो चार्ज अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर वो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में एक लाइन देखी थी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो दो चार्ज अगर रखे हुए हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं एंड रिपेल भी कर सकते हैं। ओके, अट्रैक्शन रिपल्शन हम दोनों देख सकते हैं चार्जेस के बीच में, लेकिन मासेस के बीच में केवल और केवल अट्रैक्शन होता है। ओके, रिपल्शन नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दो मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। ओके, तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि चार्ज जो है वो कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो ये कंपलसरी है कि इसमें मास होगा ही होगा, लेकिन ये हम मास के लिए नहीं बोल सकते। अगर किसी के पास मास है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसके पास चार्ज भी है। न्यूट्रल बॉडी है, उसके पास मास तो है लेकिन चार्ज उसका ज़ीरो होता है। ओके, सो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, but mass can exist without charge. ओके, सो चार्ज मास के बिना नहीं हो सकता है, लेकिन मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। फोर्थ डिफरेंस ये है कि चार्ज जो है वो स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है। इट डज नॉट वेरी विथ स्पीड, लेकिन मास जो है वो स्पीड के साथ वेरी करता है। ओके, वेरी विथ स्पीड। अब ऐसा कैसा हो गया? हमने आइंस्टीन इक्वेशन एक देखा हुआ है कि मास इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और ये अंडर रूट में होता है। ये एक आइंस्टीन इक्वेशन है जो मास का वेरिएशन बताता है वेलोसिटी के साथ। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है तो ऑब्जेक्ट का मास चेंज होता है, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा कोई वेरिएशन नहीं है स्पीड के साथ। ओके, तो ये बेसिक से डिफरेंस थे चार्ज और मास के बीच में। वैसे ही हम डिफरेंस देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा चार्ज की वजह से होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा मास की वजह से होता है। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज ड्यू टू चार्ज एंड इट इज ड्यू टू मास। नेक्स्ट डिफरेंस ये है, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स केवल और केवल अट्रैक्टिव होता है। ओके, मासेस के बीच में केवल और केवल अट्रैक्शन होगा। एक और इसका डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, वेयर एज ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक फोर्स है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि कांस्टेंट जो यूज करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में वो होता है के, या फिर बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में जो कांस्टेंट लगाते हैं हम लोग, दैट इज कैपिटल G, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, सो ये कुछ डिफरेंस थे चार्ज, मास और इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, जो लगभग देखा गया है हमेशा 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछता ही है इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, सो आप इसको प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ओके, तो हम डेफिनेशन पे अभी नहीं जाते, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या है। ओके, तो अगर किसी स्पेस में एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, और इस स्पेस में अगर अभी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ओके, अगर किसी दूसरे चार्ज को हम दूर से लाते हैं तो एक पॉइंट आएगा जब इस स्मॉल चार्ज पे Q पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होने लगेगा। ओके, क्योंकि वो दूसरे चार्ज के पास में आ रहा है। अब वो अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है, वो उनके पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, अभी हम उसको नहीं देख रहे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास लाएंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, तो जब ये छोटा सा चार्ज नहीं था तो इसके फील्ड में ऐसा कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से ये छोटा वाला चार्ज जो है ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, तो उसी कुछ को हम क्या बोलते हैं, जो इसके चारों तरफ है उसे हम कहते हैं फील्ड। और क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में होती है। ओके, एक फील्ड जिसमें अगर किसी आप दूसरे चार्ज को लाओगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नाउ हम मान लेते हैं कि ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, जो हम कूलम्स लॉ फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, दैट इज Q अपॉन r स्क्वायर। ओके, ये फोर्स लग रहा होगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q, इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट r डिस्टेंस पर, इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अभी हमने यहाँ पे चार्ज Q लिया हुआ है, अगर इसी Q को हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं तो जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यहाँ पर उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इस Q को अगर 1 से रिप्लेस कर दें सो दैट विल बी Q अपॉन r स्क्वायर, और यही फोर्स की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब हम 1 लिख सकते हैं, तो जो फोर्स ये 1 चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ओके, ना इसी Q को बस हमने 1 से रिप्लेस कर लिया है, यही E का फॉर्मूला है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू E इंटू Q लिख सकते हैं, ये जो Q चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ था, और E किसका है, KQ अपॉन r स्क्वायर, तो हमने इसको रिप्लेस करके E लिख दिया है और एक स्मॉल q की जगह स्मॉल q ही लिखा हुआ है। ओके, सो F इज इक्वल टू EQ, ये भी एक फॉर्म हो सकता है। ओके, सो F और E के बीच में ये रिलेशन है। तो आई होप आपको मैग्नीट्यूड कैसे आया इलेक्ट्रिक फील्ड का ये समझ आ चुका होगा। फिर से एक बार देख लीजिए डेफिनेशन को। जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जो Q की वजह से एट अ पॉइंट होता है, वो है एक फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इज दैट ओके? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसी से हम E की SI यूनिट निकाल लेंगे। सो SI यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई Q हो जाएगा। F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। Q की यूनिट क्या होती है, कूलम, अगेन जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा हुआ है। सो E की SI यूनिट कितनी हो गई, न्यूटन कूलम इनवर्स। दिस इज द SI यूनिट ऑफ E, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, या कहीं कहीं आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह भी देखेंगे। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं हम E से। ओके, और इसकी SI यूनिट है N कूलम इनवर्स, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा KQ अपॉन r स्क्वायर। अगर फोर्स के टर्म्स में लिखना है तो फोर्स इज इक्वल टू EQ। ओके, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हमने यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड देखा है, अभी हम उसका डायरेक्शन देखते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज से रेडियली इनवर्ड होता है। आपको बुक्स में केवल और केवल यही स्टेटमेंट दिखेगा। तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि पॉजिटिव से दूर जाता है, नेगेटिव के पास आता है। हम क्या करेंगे, अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, आपको ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कैसी होगी, क्या डायरेक्शन होगा, तो हमें क्या करना है, हमें बस एक पॉजिटिव चार्ज रख के देख लेना है। इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कैसा लग रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। ओके, सो ये कुछ डायरेक्शन है इसके फोर्स का, वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन
फोर्स का डायरेक्शन ही होता है। वैसे अगर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो अगेन आप एक पॉजिटिव चार्ज रख के देख लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। ओके, तो ये फोर्स का डायरेक्शन है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन होगा। ओके, सो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पॉजिटिव से दूर नेगेटिव के पास आएगी। ओके, नाउ ये तो हम एक सिंगल चार्ज, एक डिस्क्रीट चार्ज को रख के देखें। अगर फॉर एग्जांपल दो चार्ज ऐसे रखे हुए हैं, एक पॉजिटिव और इसी के पास में एक और पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इसकी भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होंगी, इसकी भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होगी, लेकिन क्योंकि दोनों सेम चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो जब दो चार्ज ऐसे रखे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कुछ ऐसे होंगी, कुछ ऐसा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो पूरा 3 डायमेंशनली बाहर निकलती है किसी भी चार्ज पार्टिकल के, आप समझ सकते हैं कि स्फीयर की तरह। ओके, 3 डायमेंशनली आउटवर्ड निकलती है। ये तो हो गया दो सेम चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक दूसरे को रिपेल करती है, तो कुछ इस तरीके से दिखेंगी। अगर दोनों अपोजिट चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ओके, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के डायरेक्शन आपको मिलेंगे। ओके, अच्छा डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा, मैं आपको नोट्स में भी दे दूंगा, आप लिंक से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। ओके, तो ये कुछ डायरेक्शन बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का, अगर दो चार्ज, दैट सेम चार्ज और अपोजिट चार्ज अगर एक साथ रखे हुए हैं तो। ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट tangent to it at each point is the direction of net field at that point. Okay, यही डेफिनेशन जो है इसकी एक प्रॉपर्टी भी बनेगी। ओके, अब देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसमें आपको ये डेफिनेशन भी समझ आ जाएगा। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। अभी हमने एक डायग्राम देखा था जिसमें प्लस और माइनस चार्ज रखे हुए थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जाती हैं। ओके, तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ एंड होती हैं। ओके, तो ये तो दो चार्ज रखा हुआ है तब की बात है। अगर एक सिंगल चार्ज रखा हुआ है, जैसे प्लस है या माइनस है जो भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन यहीं से निकलेगी और वो इनफाइनाइट जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। ओके, सो अगर दो चार्ज रखा हुआ है तो वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाएंगी, और अगर कोई एक सिंगल चार्ज रखा हुआ है तो वहाँ से निकल कर वो इन्फिनिटी तक जाती है। ओके, तो ये पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स की। तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन हमेशा एक कंटिन्यूअस कर्व बनाता है, कंटिन्यूअस कर्व एंड नॉट क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो हम आगे पढ़ेंगे वो क्लोज्ड लूप बनाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्लोज लूप इसलिए नहीं बना रही है क्योंकि पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव जाना है, नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव फिर नहीं आना है। ओके, इसलिए केवल एक डायरेक्शन में ही फ्लो होती है, इसलिए वो कंटिन्यूअस कर्व है और एक क्लोज लूप नहीं है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। ओके, डेंसिटी of electric field lines represent strength of electric field। जैसे अगर आपने एक चार्ज बनाया हुआ है तो यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाएंगे, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी। तो जैसे हम चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं, जो लाइंस है वो डेविएट होती जा रही हैं। ओके, और दूर जाती जा रही है तो डेंसिटी कम होती जा रही है। जैसे आप पास में आएंगे तो डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे आप दूर जाएंगे तो डेंसिटी कम होती जा रही है। ओके, सो जितना आप दूर जाते जाएंगे तो स्ट्रेंथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कम होता जाएगा, जैसे हम पास आते जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही है। ओके, तो ये थी सेकेंड प्रॉपर्टी। आई होप आपको दोनों प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। देखते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट
gives the direction of field at that point. अभी हमने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, ओके तो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जाती है, तो किसी भी पॉइंट में अगर आप टेंजेंट बना रहे हो तो वो टेंजेंट आपको फील्ड का डायरेक्शन देता है कि ये जो फील्ड है ये पॉजिटिव से ऐसे जा रही है, ओके। अगर यहाँ पे आप बनाते हैं तो ये ऐसे बनता है तो नेगेटिव के पास आ रही है, ओके। सो उस फील्ड लाइंस में किसी भी पॉइंट पे जब आप एक टेंजेंट बनाएंगे तो वो आपको फील्ड का डायरेक्शन बताता है, ओके। और यही इसकी डेफिनेशन भी है, ये एक ऐसा कर्व है जिसमें किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाते हैं तो वो नेट फील्ड का आपको डायरेक्शन देगा, ओके। तो ये थी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट और नेवर क्रॉस ईच अदर। फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। कुछ इस तरीके से ऐसे आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे आप दो टेंजेंट बना सकते हैं फिर, ओके। और ये दो टेंजेंट आपको एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन दिखा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल एक ही डायरेक्शन हो सकता है। तो अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो आपको उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको दो डायरेक्शन दिखेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, ओके। तो आई होप आपको ये चार प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। डायग्राम के साथ आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ओके। देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। तो फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस तरीके से कुछ क्रॉस हो रही हैं, ओके। तो हमने अगर यहाँ पर एक सरफेस रख दिया तो उस सरफेस से परपेंडिकुलरली कितनी फील्ड लाइन क्रॉस हो जाती हैं वही काउंट आपको क्या देता है, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है, ओके। तो इसी को कुछ डायग्रामेटिकली मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है और ये सरफेस है जिसका एरिया ए है। तो ये सरफेस जो है ये इस फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर रखा गया है, ओके। नाउ अगर मुझे चेंज करना है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स चेंज हो जाए, नंबर ऑफ लाइंस जो क्रॉस कर रही हैं वो चेंज हो जाए, तो मेरे पास क्या क्या तरीके हैं हम उसे देखते हैं, ओके। वहीं से हम इसका फॉर्मूला निकालने वाले हैं। तो पहला तरीका ये है, अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इज ई की वैल्यू बढ़ा लेता हूँ तो फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी और इसी गिवन सरफेस एरिया से ज़्यादा फील्ड लाइन क्रॉस होंगी तो हमें फ्लक्स भी ज़्यादा मिलेगा, ओके। सो पहला तरीका क्या मिला हमें, अगर हम ई की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो फ्लक्स गिवन सरफेस से ज़्यादा हो जाता है, ओके। ना दूसरा तरीका ये है कि हम इस स्मॉल एरिया की बजाय हम क्या करें, हम एरिया बढ़ा ले लें। अगर मैं एरिया भी बढ़ा देता हूँ तो मुझे फिर से फ्लक्स दैट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलर सरफेस को वो ज़्यादा मिलेंगी। तो फ्लक्स को चेंज करने का दो तरीका है हमारे पास, या तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बढ़ा और कम कर सकते हैं या फिर एरिया को बढ़ा और कम कर सकते हैं, ओके। तो ये दो पैरामीटर्स मिल गए जिस पे फ्लक्स डिपेंड करेगा, ओके। अब ज़रूरी नहीं है कि सरफेस जो है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर ही रखा हो, ओके। अगर ये फ्लक्स जो है अगर इस तरीके से ना रखा हो और ऐसा कुछ इंक्लाइंड रखा हो किसी थीटा डिग्री पे, तो हम उस केस के देख लेते हैं क्या होगा। पहले ये ऐसे रखा हुआ था नॉर्मली, अब ये ऐसे ना होके अब ये कुछ थीटा डिग्री इंक्लाइंड रखा हुआ है, ओके। अब ये फील्ड लाइन जो क्रॉस करेंगी वो कुछ इस तरीके से करने वाली है, ओके। और अगर आप देखते हैं तो जो हम परपेंडिकुलर दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस क्रॉस होती है उन्हीं लाइंस को काउंट करते हैं फ्लक्स की तरफ, फ्लक्स में, ओके। तो नॉर्मली जो काउंट करेंगे अब इतनी ही लाइंस क्रॉस कर पाएंगी, ओके। और ये दो लाइंस अब उसको नॉर्मली क्रॉस नहीं कर पाएंगी और ये नीचे से निकल जाएंगी, ओके। सो अगर आप थीटा वेरी करते हो तो भी फील्ड लाइंस वेरी करती हैं, ओके। सो थीटा इज ऑल्सो अ पैरामीटर जिसपे फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है, ओके। तो अगर आप यहाँ पे ये अगर एरिया है तो आप इस एरिया के दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, ओके। सो क्योंकि यह थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ए साइन थीटा, ओके। तो हमें क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखना है तो हम केवल ए कॉस थीटा को ही देखेंगे, ओके। तो अब एरिया को हम ए ना लेके हम क्या लेंगे, ए कॉस थीटा लेंगे। तो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से, तो फाई डिपेंड करता है एक तो ई पे और एक ए कॉस थीटा पे।
अब अगर मान लीजिए ये सरफेस ऐसे ना हो के ऐसे है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अगर ये फ्लक्स, ये जो सरफेस है ये ऐसे ना हो के ऐसे हो जाए तो ये कम हो गया, दैट इज थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 0 1 हो जाएगा तो फाई की वैल्यू दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू E इंटू ए हो जाएगी। ओके, जो हमने इस केस में देखा था, दैट इज फाई इज इक्वल टू E इंटू ए, क्योंकि सरफेस जो है वो परपेंडिकुलरली रखा हुआ था। तो आपको फ्लक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा E A cos थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो फ्लक्स आ जाएगा दैट इज E डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट को ही अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो cos थीटा मिलता है। अब आप बोलेंगे A वेक्टर तो है नहीं, तो A एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है सरफेस के। ओके, अगर ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ऐसा ये डायरेक्शन है किसका, एरिया का। तो फाई की वैल्यू E डॉट ए मिल जाएगी। तो E और A दोनों वेक्टर है जिसका हमने डॉट प्रोडक्ट किया है, और डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, ताकि उनको जब हम सॉल्व करते हैं जो क्वांटिटी मिलती है वो एक स्केलर होती है। ओके, सो फाई जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और इस फाई की यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ दिस फाई ई का क्या होता है, एन कूलम इनवर्स जो हमने इससे पहले देखा, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। सो ये है एसआई यूनिट किसकी, फाई की। ओके, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आई होप आपको आज के सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। ये टॉपिक थ्योरेटिकल ज़्यादा है लेकिन ये फॉर्मूले का यूज़ बहुत होता है न्यूमेरिकल्स में। ओके, तो अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट्स में डाउट अपने पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा वहाँ पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं जो ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।